हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली मिक्स्ड एमसीक्यू जो रहते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के हम लोग डिस्कस करने वाले। ये हमारा पार्ट 12 है। अगर इसके पहले के प्रीवियस सेशन नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट ओपन होगी, उसको ओपन करके जो सारे इंपॉर्टेंट सेशंस है हमने एक ही प्लेलिस्ट में आपको कंबाइन करा के उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी, उसको आप क्लिक करके सारे सेशन जाके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर को डिस्कस करना होगा। जो हमारा पावर सिस्टम के ऊपर सेशन लिया था हमने नंबर 11 का, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था द अमाउंट ऑफ एसी कंटेंट प्रेजेंट इन अ डीसी आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज गिवन बाय। जो एसी कंटेंट प्रेजेंट रहता है हमारे डीसी आउटपुट के रेक्टिफायर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया हमें उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक है। आशीष कुमार यादव, जयश्री कृष्णा, टेस्ला TG2 क्लास, रितेश राज यादव, धीरू यादव, रजनीश इंजीनियरिंग जोन, आशीष चौधरी, अवनीश कुमार वर्मा, अमित कुमार, करिश्मा खनम। सो शाउट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। टॉप 10 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स ये टॉप 10 अर्ली स्टूडेंट्स से ध्यान में रखिएगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो सेशन को आपको एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। ट्राई टू बी फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि आई हैव ओनली सिलेक्टेड टॉप 10 स्टूडेंट एंड अप्रिशिएट ऑल ऑफ द पीपल जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, ठीक है। आई हैव रिसीव्ड मोर देन 90+ कमेंट इन आवर पावर सिस्टम सेशन, जो हमारा 11 नंबर का सेशन था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर एक बार आपको मैं यूपीएससीएल जेईई का एग्जामिनेशन पैटर्न रिवाइज कर देता हूँ, टेक्निकल 150 क्वेश्चन रहने वाले। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आपका रॉन्ग हो जाता है तो -2.5 आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए रहते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी सीरीज हमारे चैनल कोचिफाई पे शुरू है, वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा था। रीजनिंग 20 क्वेश्चन और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन ऐसे मिलाते हुए 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए आपको 3 इयर्स में सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग का एक आपको मैराथन हम लोग जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने का ट्राई करें, कि सो दैट आपका एक ही सेशन में ये सारे रीजनिंग के जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफिक नहीं रहते, वो वेरी करता है, बट उसका पैटर्न जो है मैं आपको एक मैराथन सेशन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। When a 3-phase synchronous generator is supplying a zero power factor, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे और एमसीक्यूज को डिस्कस करना होगा तो बेसिकली हमने अल्टरनेटर और इंडक्शन मशीन पे एक टॉप 50 क्वेश्चंस का ऐसा सेशन बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन है, वो प्लीज़ जाके देखिएगा। उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा जो एमसीक्यूज रहते हैं, वेरियस एमसीक्यूज रहते हैं, वो हमने वहाँ पे कवर किया। अल्टरनेटर के और इंडक्शन मशीन के ऐसे 50-50, और उसमें हमने जस्ट नॉट 50 क्वेश्चन हमने कवर किया, उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट भी है उसमें उसको भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उसकी भी लिंक मैं आपको आई बटन पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। इसके साथ वो अगर आप सेशन जाके देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें से बेनिफिट होगा, ठीक है। आज के हम सेशन में इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो डीसी मशीन, अल्टरनेटर, इंडक्शन मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। जो ट्रांसफार्मर के रिलेटेड सेशन है, हम लोग एक आने वाले सेशन में उसका पार्ट 2 जो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। व्हेन अ 3-phase synchronous generator is supplying a 0 power factor lagging load, the armature field affects the main field in a which of the following way? सो देखिए, ध्यान में रखिएगा, अगर हमारे पास एक 3-phase सिंक्रोनस जनरेटर है जो सप्लाई कर रहा है 0 पावर फैक्टर लैगिंग लोड की बात करें 0 पावर फैक्टर, तो उस केस में हमारा जो आर्मेचर फील्ड अफेक्ट करता हमारे मेन फील्ड को, ठीक है, तो वो हमें डायरेक्टली अपोज करेगा, डायरेक्ट मैग्नेटाइजिंगली अपोज करेगा, या फिर इट ऑगमेंट्स इट डायरेक्टली। तो मैं इसका करेक्ट आंसर मार्क कर देता हूँ, जो है हमारा ऑप्शन सी, इट डायरेक्टली अपोजेस, ठीक है। दैट मीन्स जो आर्मेचर फील्ड अफेक्ट करेगा हमारे मेल फील्ड को, वो डायरेक्टली अपोज करेगा। अल्टरनेटर की बात करें, हमारे पास 0 पावर फैक्टर लैग है, एक मैंने आपके लिए चार्ट प्रेजेंट किया यहाँ पे, ये हमारा प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होता है। अगर हमारा आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में है और वो रोटेट करे सिंक्रोनस स्पीड पे, तो इस केस में जो हमारा 0 पावर फैक्टर लैगिंग लोड पे वो हमारा प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग रहता है।
तो होगा क्या, हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहेगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या डायरेक्टली अपोज कर रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब हमारा 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर है सप्लाई कर रहा है 0 पावर फैक्टर लैगिंग लोड को, तो उस केस में जो आर्मेचर फील्ड अफेक्ट करेगा हमारे मेन फील्ड को, वही तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन रहता है। तो हमारे कौन से वे में वो अफेक्ट करेगा, ये क्या ऑप्शन को डिफरेंट भी रह सकते हैं, आपको इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो अल्टरनेटर की बात करें और जेडपीएफ 0 पावर फैक्टर लैगिंग लोड की बात करें तो प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग रहेगा। ये चार्ट आपको लर्न करके जाना है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ना बनाते हुए हमने आपको डायरेक्टली चार्ट प्रेजेंट किया है, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहीं पे आपको बन सकते हैं, ठीक है, वेरियस वे में। सिंक्रोनस मशीन में और अल्टरनेटर में थोड़ा डिफरेंस रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कलर बाय कलर वाइज मैं आपको बाइफर्केशन बताया, सो दैट आप इसको ध्यान में रख सको। सिंक्रोनस मशीन में यूनिटी पावर फैक्टर पे प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहता है, उसी तरीके से अल्टरनेटिव पे भी प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहता है। अगर 0 पावर फैक्टर लैग सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं तो प्योरली मैग्नेटाइजिंग रहता है, और अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग रहता है। 0.8 लैग पे पार्शली मैग्नेटाइजिंग एंड पार्शली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रहता है। उसी तरीके से हमारा अल्टरनेटिव के टाइम पे जो 0.8 लैग आता है तो उस केस में हमारा पार्शली डीमैग्नेटाइजिंग और पार्शली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आता है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये टाइप के जो क्वेश्चन है, और ये 100% आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। और अगर आपको कभी कभी ऐसा वोल्टेज रेगुलेशन का कभी पूछा जाता है, ठीक है, वो किससे अफेक्ट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे पावर फैक्टर पे, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे पावर फैक्टर पे, ठीक है। पावर फैक्टर दैट मीन्स पीएफ हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है पावर फैक्टर से, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन अगर हम लोग रहते हैं, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रहता है हमारा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं हमारे पावर फैक्टर पे। ये भी सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आप ध्यान में रखने का। और डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन रहा, डीमैग्नेटाइजेशन रहा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है पावर फैक्टर पे। तीनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चार्ट भी आप इसके साथ प्रिपेयर करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें आपको सिंक्रोनस मशीन और अल्टरनेटर के जो डिफरेंट वेरियस कॉम्बिनेशन है ये आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। आपको कलर एक बार इस कलर में जो आपको चार्ट मैंने आपको प्रेजेंट किया, अगर आप सिंक्रोनस मशीन का भी ध्यान में रखते हो तो जस्ट आप अल्टरनेटर का भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको एग्जामिनेशन में कभी भी दो ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हमारा अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड है तो हम लोग उसमें क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो हमारा नेगेटिव पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर पे लैगिंग या फिर लीडिंग में, तो वो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट हैपेंस व्हेन एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी एन ओवर एक्साइटेड। अल्टरनेटर की बात करें यहाँ पे, सिंक्रोनस मशीन की बात नहीं करें, सिंक्रोनस मोटर की बात नहीं करें, अल्टरनेटर की बात करें, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन में तो दोनों भी आते हैं, इनफैक्ट सिंक्रोनस अगर मोटर आते तो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। अल्टरनेटर की बात करते हैं और ओवर एक्साइटेड तो हमारा वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे एक्साइटेशन अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन में दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए क्या होता है। अगर आपका ओवर एक्साइटेशन है, सिंक्रोनस मशीन की सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो क्या करता है, डिलीवर करता है हमारा रिएक्टिव पावर क्यू जिसको हम लोग कहते हैं, और वो ऑपरेट करता है लीडिंग पावर फैक्टर। ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट एग्जामिनर अगर आपको अल्टरनेटर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस केस में वो ओवर एक्साइटेशन में वो डिलीवर करता है क्यू और वो ऑपरेट करता है लैगिंग पावर फैक्टर को। वो डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर क्यू, ठीक है, और वो खुद ऑपरेट करता है लैगिंग पावर फैक्टर पे। उल्टी केस होते हैं इसके, जैसे अपोजिट केस होती है हमारा सिंक्रोनस मोटर के अंदर। नॉर्मल एक्साइटेशन में वो ना एब्सॉर्ब करते हैं ना ही डिलीवर करते हैं और ऑपरेट करते हैं हमारे यूनिटी पावर फैक्टर पे, ठीक है। सेम कंडीशन रहती है सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर की। अंडर एक्साइटेशन है तो इस केस में हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं, ध्यान में रखिएगा, और लीडिंग पावर फैक्टर पे ये एब्सॉर्ब करता है क्यू। अगर अंडर एक्साइटेशन है अल्टरनेटर की बात करते हैं तो रिएक्टिव पावर जो है वो एब्सॉर्ब करता है हमारा और वो ऑपरेट करता है लीडिंग पावर फैक्टर पे अल्टरनेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो। ये भी चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको वेरियस एमसीक्यूज को फ्रेम करना होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहे थे वही हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। हालांकि बाय द टाइम ऑफ बिफोर योर एग्जामिनेशन हम लोग ट्राई करने वाले कि आपको एक मॉक टेस्ट के द्वारा कंप्लीट क्वेश्चंस का एक सेशन आपको प्रोवाइड कर रहे थे, सो दैट आपकी एक मिक्स्ड क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस हो सके। देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था, आपके पास डीसी मशीन भी आता है, ठीक है, इंडक्शन मशीन भी आता है, ओके, और आपके पास सिंक्रोनस मशीन के भी आता है।
अगर आप इंडिविजुअल की प्रैक्टिस करते हो तो आप काफ़ी इजीली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से मिक्स्ड क्वेश्चंस को आप अप्रोच करने का ट्राई करते हो तो उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाते हैं और आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हो। अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपको वन टाइम तो वो याद आ जाएगा, बट लेकिन जब अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन में जो डिफ्रेंसिएशन रहता है, क्या डिफरेंस में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने के लिए इसलिए मैंने आपको ये मिक्स सेशन आपको प्रोवाइड किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला ऑफ अ मटेरियल हैविंग एडी करंट कोएफिशिएंट ऑफ 2, थिकनेस ऑफ 4 mm, वॉल्यूम ऑफ 20 cubic meter, which is supplied by a frequency of 50 Hz when a material has a eddy current loss of 6 watt। सिंपल है, देखिए एडी करंट लॉस हमारे पास गिवन है 6, तो हमारे पास BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी BM को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला रहता है उसमें सारे वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली जो उसका फॉर्मूला है दैट मीन्स एडी करंट लॉस कितना है हमारे पास 6 वाट है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के ई क्या है हमारे पास, एडी करंट कांस्टेंट कितना है हमारे पास 2 है, 2 इंटू बी एम स्क्वायर पता है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और अगर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद कि हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, 4 mm थिकनेस गिवन है। ठीक है, तो मीटर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, थिकनेस टी स्क्वायर। ओके, इंटू जो हमारा वॉल्यूम है 20 क्यूबिक मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में गिवन है, तो ये सारे वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और बी एम का वैल्यू आएगा, बी एम स्क्वायर विल बी 3.75। तो बी एम का वैल्यू इसमें से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो रहेगा हमारा 1.94। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा इस केस में करेक्ट आंसर है। ये आ गई हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला। ओके ओके, और अगर आपको फॉर्मूला के बिहाफ में अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्मूला क्या है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वो हो जाएगा हमारा के ई बी एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके, ये एडी करंट लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने 50 से मल्टीप्लाई करना भूल के, ध्यान में रखिएगा 50 स्क्वायर, दैट मीन्स 50 स्क्वायर से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, के ई टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी, ध्यान में रखिएगा। ओके, दैट मीन्स इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोग सारे वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो के ई जो हो गया हमारा करंट, ये एडी करंट कोएफिशिएंट हो गया, 2 का वैल्यू हमने इस पर सब्स्टिट्यूट किया, बी एम का वैल्यू हमें एज इट इज निकालना था। ठीक है, एफ स्क्वायर दैट मीन्स हमने 50 स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर दैट मीन्स थिकनेस जो है हमारे एम में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम जो हमारा 20 वॉल्यूम था, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये हमें हमारे पास एज इट इज लिखा था इसलिए हमने डायरेक्टली वैल्यूज पता कर दिए, बताया दिया, बट आपको ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके ईच एंड एवरी वैल्यू आपको निकालने है। बी एम का वैल्यू आ जाएगा 1.936 समथिंग आता है, तो ये राउंड फिगर हमारा 1.94 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए ये फॉर्मूला और इससे रिलेटेड जो इंडिविजुअल फैक्टर्स रहते हैं, टर्म्स रहते हैं, वो आपको निकालते आने चाहिए। इस तरीके से हिस्टैरिसीस लॉस का भी फॉर्मूला रहता है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोटर यूज्ड इन अ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में हम लोग कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्प्लिट फेज मोटर रहती है, कैपेसिटर रन मोटर रहती है, शेडेड पोल मोटर रहती है, फिर एसी सीरीज मोटर रहती है। एसी सीरीज मोटर तो नहीं रहेगा, वो हमारी रहती है कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीलिंग फैन में हम लोग कैपेसिटर रन मोटर ही यूज़ करते हैं। इसका जो इंडिविजुअल चार्ट है ये मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है, कैपेसिटर रन मोटर, कंप्रेसर, कन्वेयर्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड सीलिंग फैंस में ये हमारी कैपेसिटर रन मोटर ही यूज़ करते हैं। ये आपको चार्ट लर्न करना होगा। ठीक है, आपको पता करना होगा, इसको आपको समझ लेना होगा। यहाँ पे डिफरेंट मोटर्स है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कंपाउंड एंड स्टेपर मोटर। वैसे उसी तरीके से स्प्लिट फेज मोटर, इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल मोटर एंड एसी सीरीज मोटर के जो एप्लीकेशन है यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किए एक चार्ट में, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, मोटर के एप्लीकेशंस के ऊपर अगर इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछना हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएगा। ये आपको एक बार एग्जामिनेशन से पहले भी ध्यान से आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लैप वाइंडिंग इज प्रिफर्ड फॉर। लैप वाइंडिंग हमारे किसके लिए रहते हैं, लो करंट एंड लो वोल्टेज, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा लैप वाइंडिंग जो रहती है हमारी, ठीक है, वो रहती है हमारी हाई करंट के लिए और लो वोल्टेज के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से हमारी वेव वाइंडिंग इसके अपोजिट रहती है। ओके, लैप वाइंडिंग में हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स रहते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, एक ए इज इक्वल टू पी रहता है हमारा। ओके, इस केस में हमारे पास
करंट इसका ज़्यादा रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लैप वाइंडिंग में हम लोग हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए प्रेफर करते हैं। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एडी करंट लॉसेज ऑकरिंग इन अ मटेरियल। एडी करंट लॉसेज जो होता है, सर्कुलेटिंग करंट लॉसेज जिसको हम लोग कहते हैं, उसका फॉर्मूला आपको फॉर्मूला के बेस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, के टाइम्स ऑफ के जो हो गया हमारा एडी करंट कोफिशिएंट हो गया, बी एम स्क्वायर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का होल स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर, ओके, और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन इनटू वी। ये वोल्टेज नहीं है, ये वॉल्यूम है, ध्यान में रखना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। The current in a circuit shown below is 4 amperes. Calculate the magnetic field intensity in a ampere turns per meter in the core if the winding has a 50 turns. ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एक हमारे पास फिगर है, इस केस में करंट जो सर्किट का वो है हमारा 4 एम्पियर्स का है। उस केस में हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पियर टर्न्स है, यहाँ पे टर्न्स पर मीटर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हमारा वाइंडिंग के 50 टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 50 है, तो एच हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या हो जाएगा MMF अपॉन मीन लेंथ, ठीक है। इस केस में MMF क्या हो जाएगा NI और मीन लेंथ L हो जाएगी हमारा, ठीक है। NI कितना है हमारे पास 50 टर्न्स है, इंटू I कितना है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर्स का, ये 50 टर्न्स है, ओके। करंट कितना है 4, और हमारे पास मीन लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ है 15 सेंटीमीटर का, उसका हाइट है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 2 इंटू 15 प्लस 4, ओके। इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 526 अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर टर्न्स पर मीटर में, ओके। 50 इंटू 4 अगर हम लोग 200 अपॉन ये करते हैं, ठीक है, 2 इंटू 19 दैट मीन्स 38, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5.26 इसका वैल्यू मिलता है, ठीक है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर में। ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज्ड बाय। अगर हमें डीसी सीरीज, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं क्वेश्चन में, ऐसा पूछ रहा है, तो डीसी सीरीज मोटर का रहता है या फिर आपको डीसी शंट मोटर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डीसी शंट मोटर में हमारा एक तो फील्ड या फिर आप इसका जो आर्मेचर है ये इसको चेंज करके उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट इस केस में होता क्या है, अगर हमारे पास डीसी सीरीज मोटर है तो हम लोग इसकी फील्ड टर्मिनल को ही इंटरचेंज करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर में, सीरीज मोटर में क्या रहता है, ये आर्मेचर जो रहता है ये फील्ड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये एफ डबल डैश हो गया, ये आर्मेचर ए एंड ए डबल डैश, ठीक है। तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे टर्मिनल्स को, सो दैट हमारी अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हो जाएगा हमारा डीसी सीरीज मोटर। अगर हमारी उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसके जो टर्मिनल्स है हम लोग उसको इंटरचेंज करते, दैट मीन एफ के जगह हम लोग एफ डबल डैश करते, ये पॉइंट ए और बी टर्मिनल से यहाँ से कनेक्टेड है, तो हम लोग बी और ए इस तरीके से अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमारा डीसी सीरीज मोटर का रोटेशन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। A 4-pole long shunt compound generator supplies 100 amperes at a terminal voltage of 500 volts. If a armature resistance is 0.02 ohms, series field resistance is a 0.04 ohms and shunt field resistance is 100 ohms, then the generated EMF is what? हमें जनरेटेड EMF निकालना है। हमारे पास मोटर कौन सी गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेगा। एक 4 पोल की लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है जो सप्लाई कर रहा है 100 एम्पियर। जनरेटर की बात कर रहा है तो वो सप्लाई कर रहा है 100 एम्पियर का करंट, ओके। तो ये टर्मिनल वोल्टेज है हमारे पास 500 वोल्ट का। अगर हमारे पास आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.02 और हमारे पास सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है 0.04 ओम्स का और शंट फील्ड रेजिस्टेंस है हमारा 100 ओम्स का, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर की बात कर रहे हैं। देखिए इसको अगर हम लोगों को ड्रॉ करना होगा तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका फील्ड, ये हो गया इसका आर्मेचर, देखिए यहाँ पे जो सप्लाई कर रहा है 100 एम्पियर, आई हैव टू चेंज द कलर, ठीक है। 100 एम्पियर यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 500 वोल्ट है, माइनस और ये हम लोग प्लस, ऐसा इस तरीके से मेजर कर लेते हैं। एफ और ये एफ डबल डैश हो गया। इस केस में हमारे आर्मेचर रेजिस्टेंस का कितना है 0.02, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है हमारे पास 0.04 ओम्स का, ओके। और हमारे पास जो फील्ड रेजिस्टेंस है ये हमारे पास 100 ओम्स का वैल्यू गिवन है, ठीक है।
ये सारे वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी हमारे पास ISH ये करंट फीड हो रहा है, ठीक है। तो ISH ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये कितना हो गया। ISH क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट का, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम्स का अपॉन 100, तो आ जाएगा हमारा 5 एम्पियर। ओके, तो इस केस में ये जो करंट हमारा फीड हो रहा है IA, अगर हम लोग इसको IA मेजर का लिख लेते तो IA क्या हो जाएगा, इन दोनों के एडिशन हो जाएगी सिंपली, क्योंकि यहाँ पे 100 एम्पियर्स इधर टर्मिनल में जा रहा है और यहाँ पे फील्ड में जा रहा है हमारा 5 एम्पियर्स का, ठीक है। तो 105 एम्पियर ये हमारा आर्मेचर का करंट आ जाएगा, ठीक है। हमें मोटो क्या है, हमें ध्यान में रखना कि हमें निकालना क्या है, जनरेटेड EMF, हमें दैट मीन्स EG का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें सारे ड्रॉप्स और वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मेचर में कितना ड्रॉप हो रहा है, और प्लस ये सीरीज़ में जो शंट फील्ड कनेक्टेड है इसका भी हमें ड्रॉप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉप इन RS, अगर हमारे सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस का ड्रॉप हम लोग फाइंड आउट करते तो हो जाएगा हमारा 105 इंटू 0.04 RS का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करते तो ये हो जाएगा हमारा 4.2 वोल्ट, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारे पास आर्मेचर में जो ड्रॉप है यहाँ पे जो 0.02 ओम्स का है यहाँ पे, ठीक है, RA का अगर हम लोग ड्रॉप निकालते हैं तो 105 करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, प्लस इंटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0.02, तो अगर इसका हाफ कर दे तो इसका 2 हो जाएगा इंटू 1, 2.1 वोल्ट। सिंपली हमने सेम इक्वेशन है, 2.1 वोल्ट इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज दैट मीन्स V का वैल्यू जो गिवन है 500 वोल्ट, तो हम लोग EG निकाल पाएंगे, जनरेटेड EMF, वो हो जाएगा हमारा V प्लस IA इंटू RA प्लस RSE इंटू IA, ठीक है। जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, सेमी करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो वो हमने तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर ही दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे 500 वोल्ट प्लस IA कितना हो जाएगा 2.1 वोल्ट प्लस यहाँ पे 4.2 वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर वैल्यू फाइंड आउट करते तो 506.3 वोल्ट, दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये हमने निकाल लिया जनरेटेड EMF। देखिए ध्यान में रखिएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर था हमारे पास, जो 100 एम्पियर हमारे पास टर्मिनल में यहाँ पे आ रहा था, ओके, 100 एम्पियर्स का करंट आ रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कितना था 500 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस था हमारा 0.02, फील्ड रेजिस्टेंस था हमारे पास 0.04, शंट फील्ड रेजिस्टेंस है ये 100 ओम्स का, ठीक है। तो हमें जनरेटेड EMF हमने ये निकाल लिया इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ये सारे वैल्यूज़ आपको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके अब डायग्राम बना लेते हो तो आपको काफ़ी इजीली ये जो क्वेश्चन है आपको इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉइल हैविंग अ एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 120 टर्न्स इज रिमूव्ड फ्रॉम अ 60T टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली इन अ 2 सेकंड्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन अ वोल्ट इन द कॉइल। एक हमारे पास कॉइल है जिसका एरिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और 120 टर्न्स के है। अगर हम लोग रिमूव करते हैं 60 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्टिंग कर रहे हैं 2 सेकंड्स में, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और इंड्यूस्ड EMF कितना होगा ये हमें पूछा गया। तो वो क्या हो जाएगा हमारा E विल बी इक्वल्स टू NdΦ/dt, ओके। N क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। फाइ क्या हो जाएगा B इंटू A, ओके। तो E क्या हो जाएगा हमारा E विल बी इक्वल्स टू 120, नंबर ऑफ टर्न्स निकालिए, dφ दैट मीन्स 60 इंटू 300 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए अपॉन 2, ओके। ये इसमें वैल्यूज़ हम लोग सारे निकाल पाएंगे, 150 हो जाएगा। अगर इसका कैलकुलेशन करते तो आपको पास आ जाएगा 108 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इस केस में। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। The stator winding of an alternator is normally connected in a star to eliminate the harmonic component of the voltage waveform. कौन सा हार्मोनिक कंटेंट को हमको एलिमिनेट करने के लिए, देखिए हार्मोनिक क्या रहता है बेसिकली, इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ DC सिग्नल है ना, AC, ओके। तो बेसिकली हम लोग जो स्टार में कनेक्टेड करते हैं हमारी अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग, तो हम लोग थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो हमारे थर्ड 3x1 3x3 ये जो हार्मोनिक्स रहते हैं मल्टीपल ऑफ 3, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रिप्लान हार्मोनिक्स, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लान हार्मोनिक्स, या फिर हम लोग जीरो सीक्वेंस भी उसको कहते हैं, जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक्स भी कहते हैं, या फिर हम लोग उसको को फेजियल
हार्मोनिक्स भी इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करता है स्टेटर वाइंडिंग, अगर वो हमारी स्टार फैशन में कनेक्टेड है तो। ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली थर्ड हार्मोनिक हमारे जनरेट होते हैं फेज वोल्टेज में, वो बट हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं हमारी लाइन वोल्टेज में, ठीक है। शॉर्ट पिचिंग वाइंडिंग हम लोग उसको यूज़ करते हैं हमारे जो डोमिनेंट हार्मोनिक्स रहते हैं, जैसे फिफ्थ हो गया और सेवन्थ, इसके लिए हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी आपको एग्जामिनेशन पूछा था, वो हम लोग हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इसको यूज़ करते हैं। और फ्रैक्शनल स्लॉट फिक जो रहते हैं, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग जो रहते हैं हमारी स्लॉट, या फिर हम लोग उसको टूथ हार्मोनिक्स जो रहते हैं हमारे, उसको भी एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ठीक है, फ्रैक्शनल शॉर्ट वाइंडिंग। आई होप आपको इससे रिलेटेड जो बाकी हमने डिटेल्स बताई ये समझ में आ गई। जो मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ वो प्लीज़ आप ध्यान से सुना करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट हमारे वो कॉन्सेप्ट रहते हैं जो एग्जामिनेशन में आपको जितने में क्वेश्चंस में प्रोवाइड करा तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऐसे बनते हैं कि वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले, ठीक है। सो हमारा इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। हमने इस सेशन में 30 क्वेश्चंस कवर करा है, ठीक है। इस 30 क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को इसमें कवर करा है, इसको मिलाते हुए आपके मोर देन 60 क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो इस सेशन को लाइक करें, और अगर अपने चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। हमारा नया चैनल जो कोचिफाई नॉन टेक्निकल सेशन जहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया। और इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो मैक्सिमम टॉर्क रहता है वो किससे प्रोपोर्शनल रहता है? तो वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एस एम विल बी इक्वल्स टू R2 अपॉन एस X2। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रोटर रिएक्शंस एट द स्टैंड स्टिल। X2 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारा मैक्सिमम टॉर्क। ओके, फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज यूजुअली प्रोवाइडेड विथ थिक वायर। हमारी फील्ड वाइंडिंग जो रहती है डीसी सीरीज मोटर की, वो थिक वायर के साथ क्यों हम लोग डिज़ाइन करते हैं? आपको पता है फील्ड वाइंडिंग जो हम लोग डीसी सीरीज मोटर में करते हैं, सीरीज में कनेक्शन रहता है हमारा, ठीक है। तो इसमें से जो आर्मेचर में से जो करंट फ्लो रहा है वो सेम फील्ड वाइंडिंग में से करंट फ्लो रहा, ठीक है। तो आपको जो फील्ड वाइंडिंग रहेगी वो उसका करंट रेटिंग ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, और हमारा करंट रेटिंग ज़्यादा है तो हमारा उसका एरिया भी उसका बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा उसकी थिकनेस हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए हमारे जो डीसी मोटर वाइंडिंग का है थिक वायर का हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट हमारा वो लार्ज लोड करंट को कैरी कर सके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। असिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट, असिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट, सिंक्रोनस मोटर हमारे कोई भी पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो सकती है। एक तो लैगिंग पे भी ऑपरेट होता है, लीडिंग पे भी, या यूनिटी पावर फैक्टर पे भी वो ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच वन हैज़ द हाइस्ट पावर फैक्टर एट अ फुल लोड। इसमें से हमारे पास जो 4 इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे पास बताई गई है, इसमें से किसका हाईएस्ट पावर फैक्टर रहता है फुल लोड पे? तो हमारे कैपेसिटर रन मोटर का रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए आपके पास अगर हिस्टैरिसीस मोटर है उसका लो पावर फैक्टर रहता है, ठीक है, और लो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है। देखिए इसके साथ मैं आपको वेरियस क्वेश्चन यहीं पे करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हिस्टैरिसीस मोटर का लो पावर फैक्टर रहता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है। देन है हमारे पास में कैपेसिटर स्टार्ट टाइप मोटर, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है, हाई टॉर्क रहता है, प्लस इसका जो पावर फैक्टर लो रहता है। ओके, कैपेसिटर रन मोटर का जो रहता है हमारे पास वो लो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है, ठीक है, और हमारा पावर फैक्टर जो है वो हाई रहता है इसका, ठीक है। और यूनिवर्सल मोटर की अगर हम लोग बात करते हैं उसमें हाई स्पीड मिलती है हमें, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, ठीक है, और वो हमारे पास AC में भी ऑपरेट होता है और DC में भी वो ऑपरेट होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जो हमारा यूनिवर्सल मोटर रहता है, जो हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, हमारा AC सीरीज मोटर रहता है, कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन उसमें हम लोग करते हैं सो दैट वो AC पे भी ऑपरेट हो सके, ठीक है। वो DC सीरीज मोटर रहता है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग फिगर ऑफ अ DC शंट मोटर ऑन अ नो लोड द EB इंटू IB रिप्रेजेंट। EB इंटू IB ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें अक्सर IB का ये करंट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, या फिर IA करंट भी, ठीक है। तो जो बैक EMF इंटू IB करंट इसमें से जो फ्लो हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है
देखिए यहाँ पे कंडीशन आप ध्यान से पढ़िएगा, नो लोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, नो लोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस पे मशीन के ऊपर डिसीजन मोटर के ऊपर, ये मोटर है इसलिए हम लोग इसे कोई में मैकेनिकल लोड इसमें अप्लाई नहीं किया, नो लोड पे अगर ऑपरेट कर रहा होगा तो जो हमारे लॉसेस होंगे तो हमारे कंप्लीट कवर अप करेंगे फ्रिक्शनल, विंडेज एंड कोर लॉसेस को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ए बी और आई बी यहाँ पे जो आर्मेचर में ड्रॉप्स होंगे ये किसके लिए, अगर ये मोटर रन हो रही है नो लोड पे तो वो हमारे क्या कवर करेंगे, टोटल फ्रिक्शन, जो लॉसेस हो रहे हैं वो सिर्फ फ्रिक्शंस के हैं, विंडेज और कोर लॉसेस है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट में आप ध्यान में रखिएगा, जो लॉसेस रहते हैं ये आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो लॉसेस रहते हैं, ठीक है, एक एक समझा देता हूँ, कॉन्स्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस। ये वेरिएबल लॉसेस अब डिपेंडिंग अपॉन द करंट उस ये चेंज होते हैं। कांस्टेंट लॉसेज हमारे कांस्टेंट और फिक्स लॉसेज जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें हमारे पास में रहता है नो लोड कोर लॉस, आई हैव टू चेंज द कलर, नो लोड कोर लॉस जिसको हम लोग आयरन लॉस भी कहते हैं, उसमें हमारे पास हिस्टेरिसिस लॉस रहता है, एडी करंट लॉसेस रहते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट में क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें से ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टेंट लॉसेज में हमारे पास कौन से लॉसेज रहते हैं, तो नो लोड कोर लॉस, मैकेनिकल लॉसेज इंक्लूडेड रहते हैं। नो लोड कोर लॉस दैट मीन्स आयरन लॉसेस में क्या रहता है, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस रहता है। मैकेनिकल में कौन से रहते हैं, विंडेज लॉस, फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल में हमारे पास दो और डिफरेंशिएशन आता है, दो और टाइप्स रहते हैं, एक ब्रश फ्रिक्शन लॉस रहता है और बेयरिंग फ्रिक्शन लॉसेस रहते हैं। ये तो हो गया हमारे कांस्टेंट लॉस जो है हमारे फिक्स्ड है। अभी हम लोग वेरिएबल लॉसेस की बात करते हैं तो हमारे पास कॉपर लॉसेस रहते हैं और स्ट्रे लोड लॉस। स्ट्रे लोड लॉसेज जो हमारे कॉपर स्ट्रे लोड लॉस रहते हैं और कोर स्ट्रे लोड लॉस रहते हैं। कॉपर लॉसेस में हमारे पास स्टेटर कॉपर लॉसेस रहते हैं, रोटर कॉपर लॉसेस रहते हैं और ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस, ये सारे कवर अप होते हैं हमारे लॉसेस के अंदर। देखिए इस चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस आपके 100% बनेगा, ठीक है। हर एक एग्जामिनेशन में इससे पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अ 4-pole 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ अ स्लिप ऑफ 0.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक 4 पोल 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मशीन है जिसका स्लिप है, ठीक है। स्लिप क्या होता है, बेसिकली हमारा डिफरेंस इन सिंक्रोनस स्पीड टू द रोटर स्पीड। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी हमारे रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। एस अगर हमारे पास 0.5 है और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50 हर्ट्ज, ठीक है, तो हमारी रोटर करंट फ्रीक्वेंसी रहती है एस टाइम्स ऑफ एफ। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा था, तो 0.5 टाइम्स ऑफ 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25 हर्ट्ज, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन एनी मटेरियल इज लेस देन 0 देन द मटेरियल इज, अगर हमारी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है कोई भी मटेरियल की वो लेस देन 0 रहती है तो वो मटेरियल कौन सा रहता है हमारा, वो मटेरियल रहता है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये चार्ट में मैंने आपके लिए एक कंपैरिजन बताया है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। इस सेशन को पॉज करके आगे चल के इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल के हमारा वो जो हमारे रहते हैं वो फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेटर कहते हैं, जिसमें एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बिस्मुथ, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर एंड आर्गन। इसमें से हम लोग जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फोर्स रहते हैं वो अवॉइड करते हैं उस सब्सटेंस को, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और पैरामैग्नेटिक है तो काफ़ी कम उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्सेस लाइन पासेस होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो मैक्सिमम फ्लक्सेस लाइंस उसमें से पास होनी होती है इस मटेरियल की, और इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे गिवन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तीनों भी कंपैरिजन है डायम, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी रहती है वो लेस देन 0 होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंक्रोनस मोटर शाफ्ट इज मेड अप ऑफ। सिंक्रोनस मोटर का जो शाफ्ट रहता है वो किससे बना रहता है, अल्निको, क्रोम स्टील, माइल्ड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील, तो वो माइल्ड स्टील से बनाया रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। माइल्ड स्टील में हमारे पास में बेसिकली 0.05 से लेके 0.25% तक इसका कार्बन रहता है, जो कि हमें मैलेबल और डक्टाइल बनाता है। और माइल्ड स्टील हैज़ अ रिलेटिवली लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ये हमारा माइल्ड स्टील से हमारा सिंक्रोनस मोटर का शाफ्ट बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैंने हमारे जो इंडक्शन मशीन का या फिर अल्टरनेटर का सेशन है उसमें हमने कवर करा है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, दोनों तीनों के जो वेरिएशन रहते हैं इसमें ध्यान में रखिएगा। एंगल बिटवीन ई एंड वी, एंगल between V and I and angle between E and I is called as dash dash and dash respectively, ठीक है। जो एंगल बिटवीन E and V रहता है हमारा उसको हम लोग कहते हैं लोड एंगल या फिर पावर एंगल, ये भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कराए थे, ध्यान में रखिएगा, ओके। E and V के बीच में जो एंगल रहता है उसको हम लोग कहते हैं लोड एंगल या फिर पावर एंगल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल से।
लोड पावर फैक्टर एंगल जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रहता है हमारे वोल्टेज और आर्मेचर करंट का बीच में, और इंटरनल पावर फैक्टर एंगल जिसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं वो रहता है हमारा ई और आई के बीच में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको पूछा जाता है। आपको कभी कभी पूछा जाता है लोड एंगल इज रिप्रेजेंट बाय फाई साई या फिर डेल, या फिर डेल इज अ लोड एंगल इन बिटवीन ई एंड वी, या फिर ई इंटू डेल इज इक्वल्स टू, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्बिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का आपको देखिए, क्वेश्चन का आजकल जो फ्रेमिंग रहता है वो काफ़ी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जाता है। क्वेश्चन आपको सिंपली वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन का आपको समझ के आंसर करना हो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। और इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन डी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया पॉइंट्स। ओके, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल जिसको हम लोग कहते हैं साई, लोड पावर फैक्टर एंगल हमारा फाई, और हमारा डेल है लोड एंगल। ओके, ध्यान में रखिएगा। देखिए, और अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए कि साई इज इक्वल्स टू मान लो डेल प्लस फाई प्लस माइनस डेल, ठीक है, तो अगर हमारे पास प्लस है तो वो किसके लिए रहता है, हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और माइनस है तो आपका लीडिंग के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों भी चीज़ें। ओके, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मिनिमम क्वेश्चंस में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करा दो, सो दैट उससे रिलेटेड जो आजू बाजू के जो उसके अगर एक क्वेश्चन हम लोग कवर करा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट्स को आपको प्रोवाइड कराने का 100% ट्राई करता हूँ। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लिमिट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इट शुड हैव, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग टेम्परेचर को लिमिट करना है सिंक्रोनस मोटर की तो उसकी क्या रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी करंट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसकी करंट रेटिंग पे ही उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर डिसाइड होता है। ठीक है, और जो हमारा मैक्सिमम अलाउएबल टेम्परेचर राइज है वो हमारा है अबाउट 105 से लेके 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, मोटर वाइंडिंग इंसुलेशन के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। रिलेटिव स्पीड ऑफ अ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर इज, ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड रहती है रोटर मैग्नेटिक फील्ड की विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये क्या रहती है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, NS। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी दैट इज NS। जो रिलेटिव स्पीड रहती है हमारी रोटर मैग्नेटिक फील्ड की विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये रहती है हमारी NS। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट एक बार बता दिया, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड। रोटर पढ़ना कैसे, इस तरीके से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। विथ रिस्पेक्ट टू ये हमारा स्टेटर है, ये होगी हमारी NS। ओके, अगर आपको ऐसा पूछा है द रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू हमारा रोटर है तो S टाइम्स ऑफ NS रहता था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड तो वो 0 रहती है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ, यहाँ पे आपको इस मैट्रिक्स के फॉर्म में ये टेबल ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, ओके, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी चांसेस रहते हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपको मैं ऑलरेडी PDF में प्रोवाइड करा दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द वी कर्व ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, जो वी कर्व रहता है हमारा, ठीक है, वो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, वो हमें बताता है DC फील्ड करंट, ठीक है, वर्सेस हमारा आर्मेचर करंट। ओके, वी कर्व जो हमारा सिंक्रोनस मोटर का हमें बताता है DC फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशनशिप। ओके, उसी तरीके से इन्वर्टेड वी कर्व भी है, उसका भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। मॉडर्न अल्टरनेटर में हमारा स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ SCR क्या रहता है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में SCR का वैल्यू कितना रहता है, शॉर्ट सर्किट रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, वो हमारा रहता है हाफ, दैट मीन्स 0.5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर सिलेंड्रिकल रोटर है तो उस केस में हमारे पास 0.6 से लेके 0.9 के बीच में रहता है, 0.8 0.9 के पास। सेलेंट पोल है तो हमारे पास 0.9 से लेके हमारे पास 1.5 के बीच में रहता है, और सिंक्रोनस कंडेंसर है हमारे पास तो उसका हमारा 0.4 रहता है, ध्यान में रखिएगा। और ये SCR जो रहता है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट रेशियो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एयर गैप लेंथ के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑल्सो रहता है साइज़ के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके कॉस्ट के साथ एसोसिएटेड, पी आउट के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और PSY स्टेबिलिटी और एक्साइटेशन के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो। ओके, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे वोल्टेज रेगुलेशन के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे आर्मेचर
रिएक्शन के साथ। ये SCR से रिलेटेड जो बाकी ऑब्जर्वेशन है ये आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। मॉडल अल्टरनेटर में जो हमारा स्पेसिफिक वैल्यू SCR रहता है हमारा 0.5 रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द इलेक्ट्रिकल रोटर लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू। 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो इलेक्ट्रिकल रोटर लॉसेस रहते हैं वो किससे प्रोपोर्शनल रहते हैं? तो वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं स्लिप से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको एक ध्यान में रखना होगा, एक ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी बार ये फॉर्मूले में आपको पूछ जाता है। जब हम लोग स्टेटर इनपुट देते हैं तो हमारे पास स्टेटर कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस होते हैं, फिर हमारा रोटर इनपुट जाता है, वो रोटर कॉपर लॉसेस पर प्लस कोर लॉसेस हमारे वहाँ पे होते हैं। रोटर आउटपुट में हमारे पास मैकेनिकल लॉसेस है और फिर हमारे पास शाफ्ट आउटपुट पावर जो मिलता है हमें एट द एंड आउटपुट में मिलता है। तो इस केस में आपको एक रेशियो ध्यान में रखिएगा, P/P/CU/Pg, ये होता है हमारा 1:S/1 - S। इसमें अगर ये रेशियो ध्यान में रखते हो, इससे रिलेटेड आपके जो बाकी फॉर्मूलाज रहते हैं, बाकी जो रेशियोज रहते हैं आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पे पी इन का क्या होता है, ये हमारा क्या है, रोटर इनपुट, या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, एयर गैप पावर। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो मैं आपको एक समझा देता हूँ। PCU क्या है हमारा, ये रोटर कॉपर लॉसेस है, ओके। और PG क्या है हमारा, ये हमारा ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट, ठीक है। ये ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट है। अगर आपको ऐसा पूछा गया, आपके पास रोटर इनपुट पावर गिवन है या फिर एयर गैप पावर गिवन है और आपके पास पावर आउटपुट हमें फाइंड आउट करना है, तो आपके पास स्लिप का वैल्यू एक गिवन रहता है। तो होगा क्या इसका रेशियो, P/in क्या रहेगा हमारा, PG, वो क्या हो गया 1, यहाँ से हम लोग 1 लेके और अपॉन 1 - S, ठीक है। इसमें स्लिप का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक वैल्यू कोई भी गिवन रहता है, उसमें से आप दोनों में से कोई भी आप वैल्यू एक निकाल सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा रेशियो है, आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली ये काम में आएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। जैसे हम लोग मोटर को इनपुट देते हैं तो वहाँ पे हमारा स्टेटर कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस होते हैं, फिर हमारा रोटर आउट इनपुट जाता है P2, रोटर कॉपर लॉसेस होते हैं, फिर मैकेनिकल पावर डेवलप होता है हमारे रोटर में, ठीक है। या फिर जिसको हम लोग ग्रॉस टॉर्क रहते हैं, विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं रोटेशन के टाइम पे, देन हमारे पास रोटर आउटपुट मिलता है BHP में, PE आउटपुट, या फिर हम लोग BHP में उसको मेजर करते हैं। ये यहाँ पे जो पिक्चर मेंशन मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। देखिए जैसे हमने एक्टिव पावर इनपुट दिया हमारे स्टेटर को, तो इसके स्टेटर के कॉपर लॉसेस हो गए, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस के, फिर जाके ये रोटर के पास हमारा एक्टिव पावर फीड हुआ यहाँ पे लॉसेस होने के बाद में, फिर इसमें और रोटर कॉपर लॉसेस हुआ यहाँ पे ग्रॉस मैकेनिकल पावर इस शाफ्ट पे है, और इसमें विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस के बाद जो विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस रहते हैं इसके वो डिडक्ट करने के बाद हमारे पास P/out हमारा शाफ्ट पावर रहता है, ध्यान में रखिएगा, ओके। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सप्लेन करा दी है, स्टेटर कॉपर लॉसेस और रोटर पावर P2 का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे मैंने आपको चार्ट में एक्सप्लेन करा दिया, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ द अल्टरनेटर इज ड्रॉन बिटवीन। इन्वर्टेड वी कर्व जो रहता है अल्टरनेटर का, किसके बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हमारा पावर फैक्टर वर्सेस IF के बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके। पावर फैक्टर वर्सेस IF, ये एक्स एक्सिस पे हमारा फील्ड करंट रहता है और यहाँ पे पावर फैक्टर रहता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। The next question is question number 27. Which of the following method would give higher than actual value of regulation on alternator? इसमें से कौन सा मेथड हमें बताएगा हायर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेगुलेशन ऑन अल्टरनेटर? कौन से मेथड में हमें हायर वैल्यू ऑफ रेगुलेशन में पता चलेगी? तो वो है हमारा EMF मेथड में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, हमारे पास में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेज रेगुलेशन मेथड भी रहते हैं, जैसे ZPFC मेथड जिसको हम लोग कहते हैं जीरो पावर फैक्टर मेथड, और सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड भी हमारा रहता है। तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन मेथड अलग अलग रहते हैं, उसका भी हमारे पास EMF मेथड रहता है, सैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड रहता है। इस टाइप के डिफरेंट रेगुलेशन के मेथड है। तो ध्यान में रखिएगा, हायर देन एक्चुअल आउटपुट अगर वैल्यू में हमें मिल रहा है तो वो हमारे EMF मेथड में हमें मिलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। The speed of a squirrel cage induction motor can be controlled by all of the following except। हमारी स्पीड ऑफ स्क्विरल केज मोटर को हम लोग कंट्रोल करते हैं एक्सेप्ट, तो हमारे पास में यहाँ पे चेंजिंग द वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं रहता, क्योंकि स्क्विरल केज की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ऐड करने का कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता। तो ध्यान में रखिएगा, स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन का रोटर वाइंडिंग फिक्स रहती है, इसलिए हम लोग सिर्फ सब फ्रीक्वेंसी से, पोल से, वोल्टेज से हमारी स्पीड चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्लिप रिंग रहता था तो हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस को उसमें ऐड कर सकते थे, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ़ द नंबर ऑफ पोल्स इन अ लैप वाउंड जनरेटर इज डबल देन द जनरेटेड EMF विल बी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स एक लैप वाउंड जनरेटर में डबल कर दिए तो हमारा जनरेटेड EMF क्या हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल्स टू 5PZN/60A। लैप वाइंडिंग की बात की है तो यहाँ पे क्या होता है, लैप में A इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ, दैट मीन्स नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। तो अगर हम लोग दोनों भी वैल्यूज डबल कर देते तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जनरेटेड EM जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ शेडेड पोल मोटर द शेडिंग कॉइल इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ। शेडेड पोल मोटर में जो हमारी शेडिंग कॉइल रहता है उसमें क्या रहता है, एक सिंगल टर्न ऑफ हेवी कॉपर वायर रहता है जो हमारा शॉर्ट सर्किटेड रहता है और हमारा कैरी करता है, सिर्फ इंड्यूस्ड करंट ही हमारा कैरी करता है, ठीक है। आपको मैंने इमेज के फॉर्म में आपको यहाँ पे समझा देते कि ये हमारी शेडिंग कॉइल है, एक सिंगल टर्न ऑफ ये कॉपर वायर है, कॉपर स्ट्रिप है यहाँ पे, जो हमारा सिर्फ जो इंड्यूस्ड करंट ही उसमें से कैरी होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ओनली इंड्यूस करंट इट कैरीज। ओके, ये शेडिंग कॉइल इस तरीके से यहाँ पे दो पार्ट्स किया जाता है एक पोल शू का। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे गाइस हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। हमने 30 क्वेश्चन से काफ़ी बियॉन्ड भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, द टॉर्क डेवलप्ड बाय सिंगल फेज मोटर एट अ स्टार्टिंग इज। स्टार्टिंग में हमारा जो सिंगल फेज मोटर का टॉर्क कितना रहता है, इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आशा करता हूँ आपको सेशन समझ में होगा। इस सेशन को आपको लाइक करना है। हमारे दोनों भी चैनल को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है सेशन में तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। इसका जो PDF है आपको एक ही साथ में आपको अपलोड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना होगा। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।